नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को शिवसेना का समर्थन, यानी उद्धव ठाकरे का एनडीए को समर्थन राष्ट्रपति चुनाव के लिए। हमारे साथ में अनिल थत्ते जी हैं, उनके साथ में हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर में उद्धव ठाकरे के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि अब वो एनडीए को समर्थन में लग गए हैं, और उसके लिए खासा मीटिंग भी हुआ, सभी सांसदों को बुलाया भी गया, कुछ गायब भी थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि उद्धव को डर लग रहा था कि विधायक तो चले गए, शायद सांसद भी चले जाएंगे, क्योंकि सांसदों का दबाव माना जा रहा है कि इस पे एनडीए को उनको समर्थन देना है। और उद्धव के सामने सबसे बड़ी मजबूरी थी कि शरद पवार को क्या जवाब देंगे, क्योंकि एमवीए में वो काफ़ी बड़ा रोल रहा है शरद पवार का। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे हमारे मित्र अनिल थत्ते जी से, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। तो थत्ते साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहेंगे इस विषय पर, जो उद्धव ठाकरे ने जो फैसला लिया कि राष्ट्रपति को हमारा समर्थन है, मुर्मू को, यानी कि द्रौपदी मुर्मू को वो समर्थन यानी एनडीए करने जा रहे हैं। उद्धव जी के सामने दूसरा कोई पर्याय नहीं था। वो अभी एक मजबूरी से दूसरी मजबूरी की ओर जा रहे हैं। जी, द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना एक छोटा सा गेस्चर है जी, जो उनकी शरणागति, अगतिकता, जी, मजबूरी और धीरे धीरे वो कैसे उनका एम्पायर के साथ उनका मनोबल भी गिर रहा है जी, इसका प्रतीक है। देखो, हर एक एमपी क्या बोलता था अंदर जाने से पहले की साहेब जो डिसिजन घेतील तो आम्हाला मान्य आहे। बराबर। मग असं काय झालं, ऐसा क्या हुआ कि साहब को उनका डिसीजन, ये जो 18 या वहाँ 12 लोग थे उनके ऊपर थोपने के बजाय उन लोगों का जो निर्णय है उसको मानना पड़ा जी। मतलब ये झूठ हो गया। पहला झूठ अभी सामने आ रहा है ये द्रौपदी मुर्मू के मामले से, कि इसके आगे लोग डबल गेम ऐसा करेंगे कि अंदर जाते हुए, मीटिंग लेते हुए ये बोलेंगे कि हम तो परमेश्वर मानते हैं, उनको भगवान मानते हैं, वही हमारे सब कुछ है, हम कहाँ निर्णय लेते हैं। निर्णय तो वो लेते हैं, हम तो पालन करते हैं। और अंदर जाने के बाद उनकी आँखों में आँखें मिला के उनको बोलेंगे ये नहीं होगा, ये नहीं करना है, हम जो बोलते हैं वही आपको करना है। अब ये बात उद्धव जी के लिए भी मुश्किल है कि वो बाहर जाके बोले कि मेरी कुछ चली नहीं। अभी ये नाटक जो है वो पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे अलग होने लगा है जी। इसका पहला जो प्रूफ है वो कल मिला कि बाहर सबने बोला कि साहब बोलेंगे वो, और साहब की कुछ नहीं चली। कहाँ चली? अगर उद्धव जी की चलती तो शरद पवार साहब ने उनको क्लियर कट मैसेज दिया था कि तुम हमारे साथ हो, अभी तक हो जी, अभी तक तुमने ये नहीं किया है, हमको छोड़ा नहीं है, अभी भी एमबीओ में हो, अभी तुम महाविकास आघाड़ी के घटक हो, तो तुमको हमसे बात करके निर्णय लेना होगा। और हम अगर उनके साथ दो, कांग्रेस और राष्ट्रवादी चाहते हैं कि मुर्मू को नहीं यशवंत सिन्हा को देना है, तो आपको देना पड़ेगा। ये बोलने के बावजूद हिम्मत नहीं, क्योंकि उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो ऐसी है कि 18 में से 12 जो सामने बैठे हैं वो वहीं से उठ के चले जाते हैं कि आप नहीं दे रहे, उनको बहाना चाहिए ही जी। अब इनको ये करने का। तो ये बहुत बड़ी उद्धव का पराभव है जी। और वो बाहर के किसी ने नहीं किया, एकनाथ शिंदे ने नहीं किया, फडणवीस ने नहीं किया, उनके अपने 12 खासदार, उन्होंने उनका पराभव किया। सामने बैठे बैठे उनकी भूमिका की धज्जियाँ उड़ा दी। फिर शरद पवार ने बोला हमसे तो कोई चर्चा नहीं हुई, हमसे तो कोई बात नहीं हुई, हमारा तो कोई लेना देना नहीं ये निर्णय से, और ये निर्णय उनको चाहिए था कि हमसे बात करें। अब ये महाआघाड़ी भी टूटने का आरंभ हो गया। मतलब उद्धव जी पहले तो शिवसेना में अकेले पड़ ही गए थे जी।
अब आप देखोगे कि शरद पवार भी धीरे धीरे उनके खिलाफ बोलने लगेंगे। कल तो बोल दिए ये हमारा कोई ये नहीं है। दूसरा, उन्होंने कल बोला कि जो औरंगाबाद का नामांतर संभाजीनगर किया वो हमको नहीं पूछा था जी, हमको नहीं पूछा था। कांग्रेस भी बोली हमको नहीं पूछा था। तो अभी ऐसा हो रहा है कि एमवीए टूट गई समझ लो। शिवसेना तो टूट गई है, एमवीए भी टूटने के कगार पर है, ऑलमोस्ट टूट गई है। अभी वो क्या है ना, एक अच्छी कहानी है कि एक राजा था, उसका पोपट था, वो मर गया। तो जो बोलेगा कि ये पोपट मर गया उसकी गर्दन काट दी जाएगी करके प्रभुओं ने प्रधान को बोला कि भाई तुम उसको बोलो। तो वो बोला कि राजा साहब पोपट अच्छा है मगर वो ऐसा पंख फैला के पड़ा है, उसकी चोंच ऊपर है, पाँव ऐसे हो गए हैं, वो हिल नहीं रहा है, पोपट जिंदा है। तो राजा बोला ऐसा क्यों ऐसा बोल रहे हो, इसका मतलब पोपट मर गया है। वो बोला आप बोलो, मैं नहीं बोलूँगा। तो अभी ये उद्धव जी का जो शिवसेना का महाआघाड़ी का बोलूँगा, अभी शिवसेना का नहीं बोलूँगा, टाइम है, महाआघाड़ी का पोपट है वो मर चुका है। खाली उद्धव जी को डिक्लेयर करने की हिम्मत नहीं, और ये जो दो बाकी वाले हैं वो धीरे धीरे बोल रहे हैं, चंचू खुल गई है, पंख पसारे हुए। वो शरद पवार ने बोल दिया, इसने भी बोला, थोरात ने भी बोला कि ये गलत हो गया। तो ये मुर्मू का ये करना सरेंडर था उनका, और ऐसे कई सरेंडर आपको इसके आगे देखेंगे। क्योंकि अब मेरे पास जो न्यूज़ है मुझे मालूम नहीं, अभी टीवी पे मैंने देखा नहीं, तो मगर आएगी, जब मेरे पास आती है तो बहुत सारी न्यूज़ बाद में आती है कि महाराष्ट्र का जो नया मंत्रिमंडल है शिंदे साहब का, शिंदे सरकार का उनको बोलता हूँ मैं, वो फिर से एक बार ये ठहराव करने जाए मंत्रिमंडल में कि औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर होगा। इन्होंने किया है ऑलरेडी, मगर ये ठहराव उन्होंने इनकी सम्मति के बिना डायरेक्ट कर लिया लास्ट मोमेंट को। मगर इसको मान्य करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। अब इनका ठहराव केंद्र सरकार ने मान्य तो नहीं किया है, इसके लिए संभाजीनगर ऑफिशियली नहीं हुआ है, खाली इनके ठहराव में हुआ है। अब फडणवीस और शिंदे एक ठहराव अगली कैबिनेट में लाएंगे जिसमें खाली धाराशिव मतलब उस्मानाबाद और ये नहीं, और 5 शहर है महाराष्ट्र के, उनका नाम बदली जाए हो जाएगा। और वो केंद्र सरकार आने वाले मालूम नहीं उसकी प्रोसीजर क्या है, मगर वट एवर इट इज़ वो मान्य करेगी। तो बड़ी जीत इनकी हो जाएगी और इनकी वो हार मानी जाएगी कि आपने तो कई बार किया है, हुआ नहीं, इन्होंने किया तो हुआ। तो अभी हार के पीछे हार के पीछे हार मुश्किल है। कुछ 2 दिन पहले ही शरद पवार ने कहा था कि 2024 का चुनाव एमवीए साथ में मिलकर लड़ेगी तो एक बीजेपी को बड़ा टारगेट किया जा सकता है। तो उसका क्या हुआ? मतलब शरद पवार जो बोलते हैं उसका उल्टा, बराबर उल्टा करते हैं जी। जब उन्होंने बोला कि महाविकास आघाड़ी करके लड़ेंगे, उसी समय समझ लेना ये शिवसेना को छोड़ने वाले हैं। और लाइबिलिटी है अभी शिवसेना गले मार लेना मतलब मुस्लिम और दलित वोट जो है उससे दूर जाना है। बिल्कुल नहीं क्या? बिल्कुल। कांग्रेस और राष्ट्रवादी क्यों गले में एक ये लगा लेगी कि जिस पत्थर कि जिस के डूबने के बहुत सारे चांस है। उनको दलित और मुस्लिम वोट जो है उसके बिना कांग्रेस राष्ट्रवादी को कोई वोट ही नहीं है। हिंदू वोट तो कंसोलिडेट हो रहा है बीजेपी के पीछे। तो उन्होंने बोला ना कि हम साथ में लड़ेंगे, इसका मतलब साथ में नहीं लड़ेंगे। तथ्य साहब, एक लोगों में एक और चर्चा है कि क्या भविष्य में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को मिला सकते हैं साथ में शिवसेना को बचाने के लिए? मतलब उसके साथ समझौता? जी हट बिल्कुल नहीं। अभी एकनाथ शिंदे खुद तो ऐसे स्टेचर में है कि वो उद्धव से ज़्यादा बड़ा हो गया जी। वो क्यों तैयार करेगा इसके ऊपर, क्यों सहानुभूति दिखाएगा? अरे भारत में जब पानीपत का युद्ध हुआ तब अहमद शाह अब्दाली पकड़ा गया था जी, और उसके तलवार रखी थी होलकर ने। तो शिंदे ने उस समय के जो सरदार थे उन्होंने बोला कि ये अहमद शाह अब्दाली को हम अगर मार देंगे तो पेशवे को कोई चैलेंज नहीं रहेगा, फिर अपने को पुणे जाने के बाद बर्तन मांजने पड़ेंगे उनके, तो इसको जिंदा छोड़ो। ये मजबूत होना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए, बाद में ये पेशवे को तकलीफ देता रहेगा, फिर अपनी कीमत रहेगी। इतने मूर्ख शिंदे, उस समय के शिंदे होलकर जो थे, उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को जिंदा छोड़ दिया, जा बेटा
पेशवे को तकलीफ देता रहा। और वह शाह अब्दाली ने पानीपत में बाद में पेशवों के साथ शिंदे होळकरों को भी मार दी। ये कहानी है, इतिहास से कुछ सीखेगा क्या नहीं हमारा शिंदे सरकार जी। तो वो यही सीखेंगे कि जब मौका है शिवसेना और उद्धव जी को मार्जिनलाइज करने टू साइड, वो क्यों उनको जीवन दान देंगे? पागल है क्या? पागल है? नहीं है। एकनाथ शिंदे ने शरद पवार को भारी पड़ा हुआ आदमी है, वो क्या ऐसी मूर्खता करेगा कि उद्धव जी आप आइए, आप पक्ष प्रमुख बनिए, आप बने रहिए, आपको शिवसेना जिंदा रखनी है। वो तो बोल रहा है मेरी शिवसेना है। जिंदगी में कभी अभी उद्धव ठाकरे ने ख्वाब में भी नहीं सोचना कि पैचअप होगा। ये पैचअप की बात जो करे ना, जिनके पीछे लोगों डर जो है, वो डर छिपाने के लिए और लोगों को एक भागने वालों को एहसास देने के लिए कि रुको थोड़े दिन के बाद शायद हमारी भी उनसे पैचअप होने वाली है, थोड़े रुको, हम साथ में ही जाएंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं। शिंदे साहब के साथ एक वो डेट डिक्लेयर करेंगे। अभी मेरे किसी ने मुझे बताया कि इसके पहले जो आएगा मेरे साथ वो मेरा, उसके बाद नो एंट्री अभी आएगा। और मेरे ख्याल से अभी जो मुझे तारीख मिली है उसके हिसाब से ये विजयादशमी दसरा जो बोलते हैं उसके पहले जो आएंगे वो आएंगे, क्योंकि उसी समय इसकी तुम्हारी स्थानिक स्वराज्य संस्थान के इलेक्शन भी जो है, तो उसके पहले जो आएंगे स्थानिक स्वराज्य संस्था का इलेक्शन के पहले वो मेरे। फिर तो उद्धव के हाथ से बीएमसी भी हिलती हुई नजर आ रही है एकदम। सर गई हिलती क्या बोल रहे हैं आप? गई अभी 83-84 थे ना जी सर, 54-44 हो जाएंगे। ये शिवसेना रहेगी, बीजेपी साथ रहेगी, उनकी मिलके चुनाव लड़ेंगे। लास्ट टाइम नहीं लड़े थे। तो क्या उद्धव को क्या माना जाए, क्या उनका कैरियर क्या? सर देखो, अप डाउन हर एक के जीवन में आता है जी। तो बड़ी एम्पायर जो थे, साम्राज्य, उनमें से कौन सा साम्राज्य अभी टिका हुआ है? मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य। दुनिया में उनके यहाँ से सूरज नहीं डूबता था, वो कहाँ है? वो इतना सिमट गया। अरे उसके बोरिस के 50 में से 48 या 42 में 40 लोग फूट गए, उसकी सरकार चली गई। शिंदे हुआ वो उधर का, उसका अगर सरकार नहीं टिका, जिसका सूरज ढलता नहीं था, तो ये साम्राज्य की क्या बात कर रहे हैं? ये तो डूब रहा है। खाली एक होता है कि रात को सूरज डूबता है। मैं संजय से सुबह बात कर रहा था, संजय राउत अपने खासदार, उनसे बात कर रहा था। मैं बोला संजय सूरज डूब रहा है। वो बोला अनिल दूसरा सेंटेंस मेरा जो है वो भी तुम्हारे वीडियो में बता दो कि रात को शाम को सूरज डूबता है मगर सुबह से फिर उगता है, इसी आशा पर हमको जिंदा रहना है। मेरे लिए लगता है कि ये काफ़ी है। जी धन्यवाद थत्ते जी। तो थत्ते साहब का कहना यही है कि शिवसेना उद्धव सेना के लिए काफ़ी बुरा दिन चल रहा है और आगे इसका क्लाइमेक्स भी ना हो जाए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।